किसी मुल्क में आर्ट और कल्चर वेंटिलेटर पर हो तो तहजीब और इक़दार पर भी ज़वाल आता है। सियासत की कश्ती डोलने लगती है और मुआशी अशारिये नीचे आ जाते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान की सूरत हाल। 10,000 सालों से दास्तान और कहानी, अदब और शायरी, ड्रामा और अफसाना, रक्स और मौसीकी इंसानों के इजहार, बयान और तफरीह का जरिया हैं। आर्ट और कल्चर के साए में परवान चढ़ने वाली तारीख कौमों का गुरूर और सरूर कहलाती है। लेकिन अगर माहौल घुटन का हो, बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताज़ीरें और हाथों में कलम की जगह जंजीरें हों तो सच का गला घुट जाता है और लफ्ज हलक में फंस जाते हैं। दुनिया भर में आज अबलाग और तफरीह के सबसे कदीम जरिए थिएटर का आलमी दिन है। तरक्की याफ्ता दुनिया से थिएटर के उरूज पर शादियाने सुनाई दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान में थिएटर के जवाल का नौहा बढ़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं हूं आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। हमारा आज का मौजू है मुल्क में थिएटर की ज़बूं हाली, थिएटर के अहया की तहरीक और बहाली का इम्कान। नाज़रीन, जब टीवी और फिल्म का वजूद नहीं था तो थिएटर था। गाने बजाने, हंसने हंसाने, रुलाने और गमज़दा कर देने वाले किरदारों से लेकर इश्किया दास्तानों में जज्बाती किरदारों की लाइव परफॉर्मिंग का आगाज कब और कहां से हुआ, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मजहबी नजरिए की तरवीज की ख्वाहिश 600 साल कबले मसीह यूनान में थिएटर के कयाम का सबब बनी। 2600 सालों के दौरान थिएटर पहले मुबल्लिग से मुफर्रिह हुआ, फिर मोहब्बत की दास्तानों में ढला, समाजी मसाइल का नक्कारा बना, इनकलाब का चोला पहना, साजो आहंग में बदला। यहीं से तंजो मजाह के शरारे फूटे और फिर इजहार को जबान मिली तो हुकूमतों पर तनकीद के दरीचे खुले। लेकिन अपनी तारीख के बरअक्स आज का मॉडर्न थिएटर बैक वक्त मुबल्लिग और नासे भी है, इनकलाबी, तफरीही और मौसीकी का सतरंगी भी, समाजी तनू से भरपूर मौजुआत का अक्कास भी है और सुलगते मसाइल पर उठने वाली मौसर आवाज भी। 16वीं सदी के विलियम शेक्सपियर को जदीद थिएटर का बानी कहते हैं। इल्मो दानिश के उस मामार की शायरी और नसर के दुनिया में सबसे ज्यादा तराजुम हुए। 17वीं सदी के दूसरे निस्फ में विलियम के ड्रामों से ही औरत के किरदार के लिए खातून का इंतखाब अमल में आया। इनकलाबे फ्रांस के जेरे साया यूरोप भर में जन्म लेने वाली समाजी तहरीक ने थिएटर को नजरियाती जहत से रूशनास कराया। अंग्रेज दौर में बरसगीर का थिएटर यूरोप से मुशाबहे था। आगा हशर, कृष्ण चंदर और इम्तियाज ताज बरसगीर में ड्रामा निगारी की आबरू कहलाए। उर्दू के शेक्सपियर आगा हशर ने अल्फ्रेड कंपनी के लिए उर्दू, हिंदी और बंगाली में ड्रामे लिखे। इम्तियाज अली ताज ने अनारकली के कालिब में सस्सी पुन्नू की लोक दास्तान समोदी। कयामे पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में हिजरत का रोग और सिखों, हिंदुओं के मजालिम थिएटर का मौजू बने रहे। सादत हसन मंटो के उसी दौर में तहरीर करदा ड्रामे आज तक स्टेज किए जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन के तालीम बालिगा, लाल कले से लालू खेत तक और मिर्जा गालिब बंदर रोड पर ने कमाल शोहरत पाई। अयूब हुकूमत में फनून लतीफा पर जमूद तारी रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में अवामी थिएटर का आगाज हुआ। बड़े शहरों में आर्ट्स काउंसिल्स की बुनियाद रखी गई। तरक्की पसंद तहरीक से फिक्री माखज इकट्ठा किया गया और थिएटर का सफर फिर से शुरू हुआ। सरमद सहबाई, नजम हुसैन सैयद और कमाल रिजवी ने सियासी और समाजी हालात को अपने ड्रामों का मौजू बनाया। जिया आमरियत को मुल्क में फनून लतीफा पर जबरी बंदिशों के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। जिया दौर में सेंसरशिप ने सकाफती सरगर्मियों का गला घूंट डाला। आर्ट्स काउंसिल्स पर अदबी ड्रामों की जगह कमर्शियल थिएटर ने ले ली। स्क्रिप्ट और रिहर्सल के बगैर जुगतबाजी की सूरत कॉमेडी थिएटर वजूद में आया। बाद अज़ां जुगत की जगह ठट्ठेबाजी आ गई। रद्द अमल में स्ट्रीट थिएटर का वजूद अमल में आया। लाहौर में अजोका ने सड़कों और घरों के लॉन में ड्रामे करना शुरू कर दिए। रफी पीर थिएटर ने आजाद ग्रुप के तौर पर थिएटर की इस्लाह का बेड़ा उठाया और हालात हाजरा को मौजू बनाया। यहीं से पुतली तमाशे का भी आगाज हुआ। कराची में दस्तक और तहरीके निस्वा ने सियासी मौजूआत चुने। नौ आमूजों ने अपनी किरदार निगारी से इसमें रंग भरे।
सड़कों और घरों के लॉन से शुरू होने वाली क्लासिकल और बामायनी थिएटर की तहरीक आज थिएटर के अहया के लिए उम्मीद की किरण तो जरूर है, मगर बहुत सा काम अभी भी बाकी है। एक अच्छी तफरीह और एक अच्छा आर्ट और एक अच्छा कल्चर फिक्रो, दानिश और शौरो आगही की बुनियाद बनता है। कराची आर्ट्स काउंसिल ने मुसलसल तीसरे साल थिएटर के अहया के लिए अवामी थिएटर के नाम से फेस्टिवल का इनेकाद किया है। 21 रोजा फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ जबानों में 26 ड्रामे पेश किए गए। सिंधियानी तहरीक और तहरीक निस्वां के तहत मुनक्किदा थिएटर फेस्टिवल्स ने भी अहले कराची के लिए तफरीह के साथ साथ सोच और फिक्र के दरीचे खोले। फैमिली थिएटर की बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशों के पीछे क्या मकसद कार फरमा है, इस हवाले से हम बात करेंगे कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंध थिएटर, अवामी थिएटर और तिलसम थिएटर एक साल के दौरान 3 थिएटर फेस्टिवल्स क्लासिकल स्टेज की बहाली के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल का किरदार काफ़ी काबिले तहसीन है। इस जद्दोजहद के पीछे क्या सोच कार फरमा है? थिएटर हमारे यहाँ बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं था और एक ज़माने में यहाँ जब ख्वाजा मोइनुद्दीन के ड्रामे होते थे, अली अहमद खान साहब के ड्रामे होते थे, फिर कमाल अहमद रिजवी साहब के प्लेज होते रहे, तो हमारे यहाँ ड्रामा ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता और थिएटर की रिवायत इतनी पुरानी है ही नहीं पाकिस्तान में। इसी तरह लाहौर में एक रफ़ी पीर थे, इम्तियाज़ अली ताज, जिन्होंने अनारकली लिखा था। तो यहाँ कोई थिएटर हॉल ही नहीं था बदकिस्मती से, शहर में तो ड्रामे कहाँ से होते। तो कराची में पहला थिएटर हॉल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने तामीर किया और जब तामीर किया तो वो खाली होता था। तो फिर कोशिश की और अपने पास से पैसे खर्च करके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दी और प्रोडक्शन के पैसे भी दिए और इस तरह से थिएटर का आगाज़ किया कि कोई भी मुअज़्ज़म मुल्क या कौम है उसमें थिएटर भी एक लाजमी जुज़ है आर्ट और कल्चर का और ये मदर ऑफ ऑल है। इस तरह से आगाज़ किया। पहला ड्रामा कमाल अहमद रिजवी साहब बहुत नामवर एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे, उनका ड्रामा इस हॉल में हमने सबसे पहले किया 20 बरस पहले और वो बानो कुदसिया का ड्रामा था आदि बात। उसके बाद फिर अंजुम अय्याज का एक प्ले किया। फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर जब मोइन अख्तर का इंतकाल हो गया तो हमने अनवर मकसूद साहब से दरख्वास्त की कि आप थिएटर के लिए लिखें क्योंकि थिएटर वीरान पड़ा है। तो उनसे बहुत से ड्रामे लिखवाए, पौने 14 अगस्त, 14.25, 14.5, आंगन टेढ़ा, आदि बात और नाच ना जाने और कुछ और प्ले। उससे फिर कतारें लग गईं और महीनों वो प्लेस चले। आप 2022 को कराची में थिएटर के हवाले से एक बेहतरीन साल करार देते हैं और तजर्बाती थिएटर से खौफजदा ना होने की बात भी करते हैं। तजर्बाती थिएटर से क्या मुराद है आपकी? 20वीं 21वीं सदी में नए तजुर्बात शुरू हुए, इम्प्रोवाइजेशंस हुई, माइम बग़ैर आवाज़ के उस तरह का थिएटर हुआ और म्यूज़िकल चीज़ें शुरू हुई। तो इस तरह के मतलब जो भी अब देखिए ये एक ऐसा क्रिएटिव आर्ट है, कोई भी फिर सोलो थिएटर शुरू हो गया, वन मैन शो, एक आदमी खुद ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर रहा है और वो बता रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो अब इसकी कोई कैद नहीं है कि जो बच्चे हैं अपने इज़हार के लिए दुनिया भर में जो थिएटर में तहरीकें चल रही हैं और यहाँ पर अगर वो करना चाहते हैं तो उसकी बहुत इजाज़त है, लिबर्टी है एक तरह से। इसमें वॉइस ऑफ डिसेंट भी है। ज़माने में जो कुछ ख़राब चीज़ें आपकी सोसाइटी में हो रही हैं उस पर एक क्रिएटिव कमेंट भी है और अवेयरनेस भी है थिएटर और नौटंकी भी और स्ट्रीट थिएटर भी हम करते हैं जो पहले एक ज़माने में बादशाहों के ख़िलाफ़ आप खुल के बात नहीं कर सकते थे। तो मजाक में नौटंकी के ज़रिए वो जो भी बरसर इक़्तिदार तबका था उसके हवाले से वो बातें डिस्कस हो जाती। ये भी बताइएगा कि थिएटर पर सियासी हालात, मुआशी मसाइल और उनसे वाबस्ता अवामी उलझनों को ज़ेर बहस लाना एक मुस्तहकम समाज की तश्कील के लिए किस हद तक ज़रूरी है? भाई हम तो समझते हैं, जब तो कर रहे हैं 20 साल से, प्योर एक ह्यूमरस भी करते हैं और ये सटायर कहलाता है जो आप अपने समाज पे, अपने आप पे और पूरे सिस्टम पे जो एक तंज करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि लोग एंजॉय भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। ये भी एक फॉर्म है जो हमेशा से है थिएटर में, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया। तो बिल्कुल
ये तो करवाया ठीक है है। हमने 14.5 यकीनन यहाँ पे। ठीक है बहुत अहमद शाह साहब, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। तो नाज़रीन, अजोका तफरीह के साथ साथ मकसदियत से भरपूर थिएटर के लिए 39 साला जिद्दोजहद का उन्वान। अजोका थिएटर के रूह रवां ड्रामा नवीस और हिदायतकार शाहिद नदीम से जानते हैं कि मुल्क में क्लासिकल थिएटर की तारीख और मुस्तकबिल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शाहिद नदीम साहब। क्लासिकल थिएटर के जवाल का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? कमजोर स्क्रिप्ट, कमजोर डायरेक्शन, गैर मियारी अदाकारी या फिर अवाम के बदलते रुझानात? ये है कि क्लासिकल थिएटर जिस तरह इसको डिफ़ाइन किया जाता है उसका उरूज पाकिस्तान में कभी था ही नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान बना है तो उसके बाद यहाँ पर एक ख़ास किस्म का नज़रिए को फ़रोग़ दिया गया जिसमें थिएटर की कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोई ख़ास जगह नहीं थी। लेकिन बहरहाल कुछ फ़न के दोस्त और कुछ आवाम के दोस्त जो हैं उन्होंने थिएटर को ज़िंदा रखा। उसकी एक शक्ल लोक थिएटर था, अवामी सतह पर मेलों ठेलों में गाँव में होता था, और एक उर्दू थिएटर था आगा हशर कश्मीरी के, जिसको हम कह सकते हैं कि उस तरह का थिएटर क्लासिकल थिएटर था। और फिर कुछ सोशली मीनिंगफुल थिएटर था जिस तरह हमने अजोका थिएटर को इस्टेब्लिश किया। तो बहरहाल थिएटर के लिए प्रॉब्लम्स रहे हैं, उसमें जो गैर जमहूरी हुकूमतें भी रही हैं और बज़ाहिर जमहूरी लेकिन बड़ी इंटॉलरेंट हुकूमतें भी रही हैं, सियासी हुकूमतें, और जो एक ख़ास एक्सट्रीम जहन रखने वाले कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं वो भी हॉस्टाइल रहे हैं थिएटर की तरफ। और फिर मार्केट फोर्सेस जो हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसने भी कभी थिएटर को वो सहूलत और वो सपोर्ट नहीं दी जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी गनीमत है और बड़ी एक पुरुमीद बात है कि उसके बावजूद थिएटर मौजूद है, और उसमें कमर्शियल थिएटर भी है जिसकी ज़रा एक क्वालिटी जो है और जो उसका कंटेंट है वो अनडिज़ायरेबल है, लेकिन उसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में, छोटे शहरों में और आर्ट्स काउंसिल्स में, और फिर जो मकसदी थिएटर है जिस तरह के अजोका है उसने इस तहरीक को ज़िंदा रखा हुआ है और आवाम में थिएटर के ज़रिए एक सोच और उम्मीद जो है उसको ज़िंदा रखा है। अच्छा शाहिद साहब, अभी आप भी गैर मुस्तहकम सियासी हालात की बात कर रहे थे, तो 75 साल मुल्की तारीख में गैर मुस्तहकम सियासी हालात, गैर मुंतखब हुकूमतों और वक्तन फ़क्तन इजहार राय पर लगने वाली पाबंदियों ने क्लासिकल और अवामी थिएटर को किस हद तक मुतासिर किया है? जो पाबंदियाँ लगती हैं और जो गैर मुस्तहकम हालात होते हैं तो उसका तो कहा जाता है कि थिएटर के लिए या आर्ट के लिए ये अच्छा मौका होता है। क्योंकि रास्ते बंद किए जाते हैं, इजहार के दूसरे रास्ते बंद किए जाते हैं, सियासी इजहार के या मीडिया के इजहार के। तो थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप पाबंदियों के बावजूद बात कह सकते हैं। तो उसके बहुत तरीके होते हैं और जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, जो थिएटर के एक्टर्स और थिएटर के डायरेक्टर्स, वो रास्ते ढूंढ लेते हैं अलामात के ज़रिए, इशारों के ज़रिए, ह्यूमर के ज़रिए, और वो अपनी बात कहने में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए अजोका ने बहुत सारे टैबूड और बहुत सारे ममनुआ या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को अपना मौजू बनाया है, लेकिन इस तरह बनाया है कि सुनने वाले को मैसेज भी आ जाता है और उसकी तफरीह भी मिल जाती है और सेंसरशिप को अक्सर औकात पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो गया। सियासी तहरीकों का हिस्सा भी रहे और इंसानी हुकूक के कारकुन भी। मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान को सकाफती और तहजीबी अबतरी के आईने में आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मेरे जैसे लोगों का तो ये मानना है कि फ़न जो है वो सियासत से या अवामी मफादात से कोई अलग चीज़ नहीं होती, बल्कि ये भी इजहार का एक ज़रिया है। सिर्फ ये है कि आप थिएटर पे नारे नहीं लगाते, थिएटर पे आप प्रोपेगेंडा नहीं करते, थिएटर में आप इंसानी कहानियाँ, इंसानी रिश्ते और तज़ादात जो सोसाइटी के हैं और जो हुक्मरानों का जबर इस्तबदाद है उसके ख़िलाफ़ एक क्रिएटिव तरीके से, जमालियाती तरीके से उसका इजहार करते हैं। मुल्क में क्लासिकल स्टेज की बहाली का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? मेरे ख्याल में थिएटर तो एक स्टोरी टेलिंग की एक टेक्निक है कि इसके ज़रिए हम कहानी बयान करते हैं। वो कहानी किरदारों के ज़रिए होती है, वो कहानी एक जो स्टेज पे होने वाला इंटरेक्शन है उसके ज़रिए होती है, और कहानी बड़ा बुनियादी जुज़्व है। मौजू जो है वो समाजी तौर पे बामानी होना चाहिए,
आप हवा में या एक ख्वाब की दुनिया में नहीं लोगों को रखना चाहते, बल्कि उनके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हम ऐसी कहानियाँ चुनते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और जो जिनसे लोग रिलेट कर सकते हैं। अजोका के प्लेटफॉर्म से बामकसद थिएटर के अहया के लिए क्या किया जा रहा है, इस हवाले से कुछ बताएंगे? देखिए जी, अजोका को माशाल्लाह मई में ये 39 साल का हो जाएगा और हमारा 40वां साल शुरू हो जाएगा। तो हमने यानी पाकिस्तान की तारीख़ का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है हम इस सकाफ़ती जद्दोजहद में शरीक रहे हैं। हम लोगों को बताया है कि थिएटर एक जो बामकसद थिएटर हो, पुरतफरी थिएटर हो और हमारी रिवायत से जुड़ा हुआ थिएटर हो, वो मुमकिन है और उसमें ऑडियंस अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके साथ साथ अपना कोई मकसद भी लेते हैं। शाहीन नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, थिएटर सिर्फ तफरीह क्यों हो, एक कहानी और एक सबक क्यों नहीं? मकसदियत से आरी और बेमायनी थिएटर इक़दार और रिवायात का खून कर रहा है। इसी पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में थिएटर शुरू ही से एक अकेडमी का दर्जा रखता है। ज़िया मोहिउद्दीन, सैयद अफजाल, हबीब, तारिक अजीज़, ख़याम सरहदी, मुनव्वर सईद, फिरदौस जमाल, तौकीर नासिर समेत बेशुमार फनकारों की इब्तिदा स्टेज से हुई है और थिएटर एक तवील अरसे तक फिल्म और टीवी को बेमिसाल हीरे चमका कर देता रहा है। आज मौसर कहानी और मजबूत स्क्रिप्ट के बगैर चलने वाले थिएटर से एक तरबियती इदारे की तवक्को रखना ही बेकार है। लेकिन हुकूमती सरपरस्ती में कायम नेशनल आर्ट एंड परफॉर्मिंग एकेडमी गुज़श्ता 18 सालों से फनकारों की तरबियत का फरीज़ा बहुस्न खूबी अदा कर रही है। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नापा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुनैद ज़ुबैरी साहब। जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे यही पूछना मैं चाह रही थी कि नेशनल आर्ट एंड परफॉर्मिंग एकेडमी हुकूमती सरपरस्ती में थिएटर, फिल्म, टीवी के अदाकारों की वाहिद तरबियत का 2005 में क़याम के बाद से लेकर आज तक नापा की कारकर्दगी का आप कैसे जायज़ा लेंगे? थिएटर की ट्रेनिंग जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक बहुत ही अहम जुज़ है। तो पिछले 18 बरसों में नापा की कोशिश और नापा की जो फोकस था वो यही रहा कि तमाम जो लोग एक्टिंग के शौकीन हैं, जो एक अपना करियर बनाना चाहते हैं एज एन एक्टर, एज डायरेक्टर, एज स्क्रिप्ट राइटर, तो उनको थिएटर की प्रॉपर तालीम दी जाए। और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान पिछले 18 बरसों में जो एक रिवाइवल हमने देखा थिएटर का, उसमें नापा का एक बहुत अहम किरदार रहा। हमने पूरी कोशिश करी कि जो दुनिया का बेहतरीन क्लासिकी ड्रामा है, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जो लिखा गया, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो लिखा गया, उसको यहाँ पे लाएं और उसका उर्दू ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन जो है वो यहाँ हम आवाम तक, नाजरीन तक, ऑडियंस तक पहुँचाएँ। और उसमें काफ़ी हद तक नापा को कामयाबी भी हुई और हमने वो बहुत सारा ऐसा अदब जो कि अदरवाइज़ शायद लोगों को ना मौका मिलता देखने का, पढ़ने का, तो उससे आगाही हमारे ड्रामों के ज़रिए यहाँ पे मिली। अगर हम पिछला 1 साल भी देखें कोविड के बाद का, तो या के बाद दीगरे जो यहाँ ड्रामे प्रेजेंट किए गए, चाहे वो शेक्सपियर के हों या वो किसी और बड़े राइटर के हों, तो उसमें वो जो वर्ल्ड क्लासिक्स हैं वो भी शामिल हैं, उसमें ओरिजिनल खेल जो हैं वो भी शामिल हैं। तो हमने दोनों चीज़ों पे फोकस किया कि जो वर्ल्ड क्लासिक्स हैं वो भी लेके आएँ और उसके साथ साथ जो हमारे नए राइटर्स हैं और हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जब अपनी कहानियाँ लिखें, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, ओरिजिनल कहानियाँ लेके आएँ, उसको भी प्रेजेंट किया जाए। सही। अच्छा जुनैद साहब, थिएटर ने शुरू से टीवी और फिल्म के मीडियम को बड़े अदाकार दिए हैं। ज़िया मोहिउद्दीन साहब की अगर हम बात करें, अफजाल अहमद, फिरदौस जमाल, सुहेल अहमद वगैरह सभी स्टेज की दरियाफ्त थे। क्लासिकल थिएटर का रिवाइवल है, अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बहुत बड़े बड़े नाम हमारे मुल्क में आए थिएटर के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, टेलीविज़न या फिल्म के हवाले से। तो अब जो लोग आ रहे हैं उनका किस तरह का उनकी कारकर्दगी है या वो कितना अपना नाम बना रहे हैं, तो उसमें हम यही कहते हैं कि लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, काम बहुत हो रहा है, मगर अब चूँकि पहले के मुकाबले में इस वक्त ये मीडियम बहुत बढ़ चुका है। फिल्में भी बन रही हैं, टेलीविज़न चैनल्स, आपको पता है कि इस वक्त बेशुमार चैनल्स हैं जिस पे कि ड्रामे और ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा थिएटर मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, नापा के अलावा आर्ट्स काउंसिल में भी हो रहा है और जगह भी हो रहा है।
उसके अलावा और शहरों में थिएटर हो रहा है। सोशल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है वो अलग है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड, और बहुत सारे लोग अब इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हो चुके हैं और आगे आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं इसमें। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और जिनके पास प्रॉपर इसकी तालीम है, ट्रेनिंग है, वो यकीनन उनका काम जो है उसका निखार और वो जो है वो साफ अलग नज़र आता है। अच्छा जुनैद साहब, सर आपसे आखिरी सवाल है, एक कामयाब थिएटर प्ले की बुनियाद मारूजी समाजी हालात से लाख खाता स्क्रिप्ट बनता है या नाजरीन की रोज़ बरोज़ बदलती पसंद नापसंद? इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, लेकिन ज़्यादा ज़ोर इस बात पे होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द की कहानियाँ हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं, उसके ऊपर उसकी पे ज़्यादा अगर फोकस करके जब कहानियाँ होती हैं जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अगर हम सिर्फ ये फ़ैसला करें कि भाई जो लोग देखना चाहेंगे हम सिर्फ वही दिखाएंगे, तो बात नहीं बनेगी मुकम्मल। सही। जुनैद ज़ुबैरी साहब, सियोन नापा हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छी कहानी का फुकदान, मकसदियत की कमी, अवामी दिलचस्पी से सरफे नज़र थिएटर के जवाल का सबब क्या वाकई कमर्शियल थिएटर है या शायकीन के बदलते रुझानात ने थिएटर को मुतासिर नहीं किया? फैमिलीज थिएटर आने से कतराती क्यों हैं? स्टेज स्टार हनी शहजादी इस पर क्या कहती हैं, उनसे हम बात करते हैं। हनी शहजादी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बगैर कहानी, जुगतबाजी, जुमाइनी जुमलों और फौहश डांस के साथ पेश किया जाने वाला खेल थिएटर के म्यार पर पूरा उतरता है क्या? इसी चीज़ के तो हम लोग पैसे लेते हैं कि जो हम ऑन द सेट हमें अगर कोई आमद होती है हम लोग बात करते हैं, और अगर रहीं आप विदाउट स्क्रिप्ट की बात है तो विदाउट स्क्रिप्ट के बगैर, जैसे कि एक रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन जिसको आप बोलती हैं, तो ड्रामे की एक कहानी जो है वो बैकबोन का कैरेक्टर अदा करती है। उसके बगैर वो चीज़ हम पब्लिक के सामने नहीं आ सकते जो हमें दिखानी चाहिए, तो इसलिए कहानी का होना बहुत ज़रूरी। अच्छा हनी शहजादी, कमर्शियल थिएटर अवामी पजीराई से महरूम, फैमिलीज थिएटर आने से भी घबराती हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? ये होता था सम टाइम, सलाम आता है, हर चीज़ में अप्स डाउन होते हैं, बट अभी राइट नाउ जो मैं अभी बात करूं तो हर थिएटर में बहुत अच्छे ड्रामे चल रहे हैं जिसमें फैमिलीज़ देखने के लिए आ रही हैं। फैमिलीज़ आती हैं, हर दौर में फैमिलीज़ निकली है। अगर फैमिलीज़ ना आए तो ये खेल कभी भी ना चले। तो जिन थिएटरों में अच्छे ड्रामे डायरेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्शन अच्छी होती है, कैरेक्टर अपने एक्टर को अच्छे तरीके से एक्ट के ज़रिए निभा रहा होता है, वहाँ फैमिली ज़रूर आती हैं ड्रामा देखने के लिए। और हाँ, रही यहाँ तक फैमिली की बात, तो ड्रामा फैमिलीज पहले भी देखती थी, अब भी देखती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि अब हर बंदा अफोर्डेबल नहीं है। कौन बंदा अपने 4 बच्चों को या 2 बच्चों को लेकर, अपनी बेगम को लेकर इस थिएटर में आए रुक करे? वो 300 की टिकट होती थी, अब 5000 की सीट, 3000 की सीट या 2000 की सीट को कौन अफोर्ड करेगा? इतनी महंगाई है कि जिसमें सरवाइव नहीं किया जा सकता। तो फैमिली को ना आने की मेन वजह ये है कि अफोर्डेबल नहीं है, अब पॉकेट इजाज़त नहीं देती, तो जिसकी वजह से लोग थिएटर का रुख नहीं करते। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, ये तो आवाम के लिए अगर एक एंटरटेनमेंट का वाह जरिया थिएटर है जो पब्लिक के लिए एंटरटेन करते हैं, एक थिएटर वाहद है, ऐसा चीज़ है कि जिसको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं और हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में जाके। तो इस चीज़ को तो बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए हम करें, तो बजाय सपोर्ट करने की महंगाई इतनी हो चुकी है कि हमारी जो फैमिली थिएटर में आती थी वो भी स्टॉप हो चुकी है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। चले, महंगाई की भी बात आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी कहानी की अहमियत पे अभी आपने खुद भी काफ़ी जोर दिया। कहानी और स्क्रिप्ट का फुकदान, सिर्फ बेहूदगी की बुनियाद पर चलने वाला बेसलेस कमर्शियल थिएटर क्या हमारा सकाफती विरसा शुमार हो सकता है? डांस के बगैर पहले थिएटर चलते थे, लेकिन तब वो दौर था। मैं हमेशा से एक बात करती आई हूँ, मैं हर इंटरव्यू में, हर इंट्रो में ये चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ पब्लिक ऑडियंस को जो हमें देखती है, वो समझते शायद थिएटर अब बहुत गंदा हो रहा है या थिएटर में पता नहीं क्या ऐसी चीज़ घुस गई है। बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे हमारा दौर एक और था टाइम, अब जो हमारे के बाद लोग आएंगे, ये टेक्नोलॉजी जदीद चेंज हो गई, हर चीज़ में फ़र्क आता है। पहले वो फ़ोन थे डायल वाले, अब
ऐसे टच मोबाइल आ गए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक चीज़ चेंज होती, वक्त चेंज होता, टाइम चेंज होता। इस तरीके से ड्रामा, फिल्म, चाहे वो टीवी है, हर चीज़ का म्यार चेंज होता रहता है। तो इसके हिसाब से हर चीज़ अपने हिसाब से ज़रूरी होती है। डांस भी ड्रामे का हिस्सा है। पहले अगर बगैर डांस के ड्रामे चलते थे तो वो तब वो एक्टर थे, तब वो दौर था, देखने वाले वो लोग थे। अब न्यू जनरेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, लोग उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। एंटरटेन के लिए ये चीज़ें हमारे एक ड्रामे का हिस्सा है। और हमारी चीज़ों को बुरा क्यों समझा जाता है, बजा के आप दूसरे लोगों की बनी हुई चीज़ों को बड़ी खुशी से अपनी फैमिली में बैठ के देखते हैं। वही काम अगर हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट करते हैं तो उसके तनकीद क्यों होती है? सवाल आवाम से और आपसे है। तो ये हमारे काम का हिस्सा है, हम जस्ट अपनी जॉब करते हैं और पब्लिक के लिए करते हैं। ठीक है हनी शहजादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टेज आर्टिस्ट थी, हमारे साथ मौजूद थी। तफरीह से भरपूर लेकिन बामकसद क्लासिकल और सुलगते मसाइल को उभारता स्टेज, ख्वाब से ताबीर की तलाश तक का सफ़र कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क में स्टोरी बेस्ड थिएटर के अहया की कोशिशें तवील अरसे से जारी हैं। अजोका, रफ़ी पीर, दस्तक, तहरीक निस्वां, लोक रहस, सिंधियानी तहरीक, थिएटर वाले, तसव्वुर खाना और सवांग थिएटर ग्रुप कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सरगर्म है। गुज़श्ता दिनों कॉपी कैट ने अलहमरा लाहौर में अनवर मकसूद का स्टेज प्ले 14.5 अगस्त पेश किया। हमने कौमी तारीख के अंदोहनाक बाब यानी तकसीम से जुड़े मसाइल पर पेश किए जाने वाले खेल के फनकारों से भी गुफ्तगू की। आपको भी सुनाते हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरा नाम हमजा तारिक जमील है और मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार अदा कर रहा हूँ। इस प्ले का नाम 14.5 अगस्त है और ये अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कमर्शियल थिएटर होता है। ये एक बहुत हैवी आर्क है, इसके अंदर बहुत गौर और बारीकी से लिखा गया है, तो इसका परसेप्शन भी हमें उसी हिसाब से मिल रहा है। बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे हैं कि इस किस्म का फैमिली प्ले अभी लाहौर में काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था, तो हम लोग अभी हम लोग अकेले देखने आए थे, लेकिन अगले शो में अपनी फैमिली को भी देखने आएंगे। मेरा नाम अजीहा वसीम है। मैं 14.5 अगस्त में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, एक कश्मीरी बच्ची का, दूसरा इमरान खान की दीवानी पीटीआई गर्ल, पीटीआई सपोर्टर। मेरा नाम तनवीर गिल है और मैं 14.5 अगस्त अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ प्ले, थिएटर प्ले, जिसमें मैं गांधी का कैरेक्टर अदा कर रहा हूँ। थिएटर से रिलेटेड मैं बात करूँगा। दूसरे प्लेस हैं जैसे जुगतो वाले हैं, ज़ाहिर है उसमें काफ़ी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट में चीज़ें होती हैं जो फैमिली को लेके आप नहीं दिखा सकते। ये प्लेस ऐसे हैं कि हमारे लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि एक्टिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं ये वाले थिएटर से, ये बहुत डिफरेंट हैं उससे। पाकिस्तान में थिएटर का रुझान अभी बहुत कम होता जा रहा है। वजूहत यही है कि अच्छा काम नहीं है, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो इसलिए अब पाकिस्तान में राइटर्स कहाँ हैं? अनवर मकसूद साहब हैं। बस मेरी यही गुजारिश है कि सपोर्ट करें थिएटर को, ताकि हम मज़ीद आगे इसको कल्चर को लेके या जो पाकिस्तान की हमारी जो वो सकाफ़त है, इन चीज़ों को लेके थिएटर के ज़रिए हम आगे लेके चल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जज़ा है और मैं 14.5 अगस्त में एक दिल्ली के एक्टिविस्ट का किरदार अदा कर रही हूँ। उसके साथ साथ एक लंदन हाई कोर्ट के जज का किरदार अदा कर रही हूँ और एक स्कूल टीचर का। और ये मेरा पहला थिएटर एक्सपीरियंस है, पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। उससे पहले उसके अलावा मैं एक राइटर हूँ, सहाफ़त में भी काम कर चुकी हूँ। मेरा इसमें जो रोल है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है, जिसको शॉर्ट टर्म में IO कहते हैं। और मेरा इंटरेक्शन जो मेन कैरेक्टर हैं गांधी और कायद आज़म, उनसे रहता है और मुझे उनको गाइड करना है कि, लेकिन मीनवाइल इसमें मेरी अपनी एक कहानी चल रही है जिसमें मेरी शादी होती है, मेरी तलाक हो जाती है और मुख्तलिफ रूप में मैं आता हूँ। कभी पैराशूट से गिर जाता हूँ, कभी किसी खातून के कपड़ों में। तो ये एक इमेजिनेशन वाला करैक्टर है जो बदलता रहता है, कॉमेडी भी क्रिएट करता है और प्ले को आगे लेके जाता है। मैं इस प्ले में विंस्टन चर्चिल का किरदार अदा कर रहा हूँ, जो बरतानवी वज़ीर आज़म थे। कमर्शियल थिएटर जो है वो एक तरह का जो है एक एवर चेंजिंग स्क्रिप्ट होता है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर चलता है। उसमें जो है सिचुएशनल चीज़ें होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम स्क्रिप्ट पे रहें। हमारी चेंजेस सिर्फ तब होती हैं जब हम कोई प्रॉब्लम नोट करते हैं या कोई हमें जो है ना सिचुएशन को बेहतर करना होता है। अदरवाइज़ हम लोग बहुत स्क्रिप्ट के बहुत मतलब साथ साथ रहते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट ही सब कुछ होती है
और स्क्रिप्ट जो है उसके पावर को जब आप एक दफ़ा समझ लें तो फिर आपका कोई भी प्रोडक्शन जो है ना बेहतरीन होता है। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो बिहार के मंत्री का है। आज का जो इंडिया है, जिस तरह का इंडिया है, जिस तरह का ख़ास तौर से दिल्ली में जो हालात हैं, उसकी जो है वो नज़रसानी की गई है और वो दिखाया गया है कि वो किस तरह से उधर हालात जो हैं वो हुए हुए हैं। इस थिएटर में मेरे 3 कैरेक्टर हैं। थिएटर कभी ज़वाल पजीर नहीं था, ना होगा। हाँ, ये है कि जो हमारी माशरती, जो हमारी तहजीबी इक़दार हैं, उससे बाहर का थिएटर हो रहा है जो नहीं पसंद किया जा रहा। लेकिन वो भी थिएटर हो रहा है जिसकी मिसाल ये है, जो हमारी तहजीब की, हमारे माशरे की, हमारी सकाफ़त की अक्कासी करता है, जो हम माँ बहन बेटी के साथ देख सकते हैं। वो खेल भी हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं लेकिन कमर्शियल खेल, बहरहाल कमर्शियल खेल है। तो मेरे ख़्याल में लोगों को इस खेल को सपोर्ट करना चाहिए, ये उनकी सवाबदीद है। ज़ूमाइनी गुफ्तगू ना ठट्ठेबाजी, फहश डांस ना बाजारी अंदाज, मजबूत कहानी, बड़ी कास्ट और जानदार अदाकारी। जन्म जन्म की मैली चादर 90 की दिहाई में पेश किया जाने वाला एक फैमिली स्टेज ड्रामा लाहौर में 1750 शोज, जिसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, ड्रामे की कामयाबी की वजह बनी। ड्रामे के 10 राइटर्स में से एक फिल्म के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर नासिर अदीब भी हैं। उन्हीं से पूछते हैं इस बेमिसाल ड्रामे की कामयाबी का राज क्या था। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, वैसे तो आप फिल्म से वाबस्ता हैं, लेकिन आपका ये एजाज़ भी है कि 1750 रिकॉर्ड शोज़ के हामिल स्टेज प्ले जन्म जन्म की मैली चादर के लिखारी भी रहे हैं। कुछ बताएंगे कि इस शानदार थिएटर प्ले की कामयाबी के अवामिल क्या थे? उस प्ले का जो सब्जेक्ट था और इसका जो मैटर था और उसके जो कैरेक्टर थे वो इतने ज़िंदगी के करीब थे और इतने लाइव थे कि लोगों ने उसको बेपनाह पसंद किया और इंतहाई हर किस्म की गलाजत, हर किस्म की जुगतबाजी, हर किस्म की फजूल डायलॉग से एक मुबर्रा वो प्ले था। और उसमें मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है वो अफजाल अहमद को जाता है। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। उनका इतना पैशन था, वो इतने डेडिकेटेड थे उस स्टेज के साथ, अपने थिएटर के साथ, कि उन्होंने मेरे से जब लिखवाना चाहा तो मेरे पास टाइम नहीं था। एट दैट टाइम आई वाज राशिद ऑफ 54 फिल्म्स। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, वो क्या करते थे कि सुबह की नमाज के बाद वो आकर मेरे बरामदे आकर बैठ जाते थे। अच्छा। मैं जब निकलता था वो मिलते थे, वो फिर मुझे गाड़ी में बिठा लेते थे, कहते थे यार जो कुछ आप कर सकते हैं करते जाएं। फिर मैं शूटिंग प्लेस पे जाता था, वो साथ जाते थे, वहाँ रुक जाते थे, मैं शूटिंग अटेंड करके फिर वापस आना, फिर उनको लिखना। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप कमिटमेंट के साथ ना बनाएं, खा वो फिल्म हो, खा वो ड्रामा हो, खा वो प्ले हो, कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप आइडियाज़ को देना क्या चाहते हैं, सुनाना क्या चाहते हैं। तो वो जब आप की डेडिकेशन होगी ना कि यार मैं कुछ तामीरी काम करना चाहता हूँ, तो फिर आप वाकई ऐसा करेंगे। हम सुना करते थे जब हम नए नए इंडस्ट्री में आए कि लंदन में जी कुछ ऐसे प्ले हैं जो पिछले 50 साल से चल रहे हैं, कुछ 100 साल से चल रहा है, उसमें नस्लें जो हैं वो। तो हम बड़े हैरान होते थे कि ऐसा क्या बात है। लेकिन वो जब जन्म जन्म की मैली चादर लिखा और फिर उसको देखा और उसका रिएक्शन देखा तो पता चला कि वाकई ऐसा मुमकिन है। लिहाजा प्ले, स्टेज हो, फिल्म हो, उसका जब तक आप सब्जेक्ट मैटर जो है वो कैची नहीं बनाएंगे, जो आवाम के लिए पसंदीदा हो और आवाम के करीब हो, तो तब तक बात नहीं बनेगी। और यही खूबी थी। अच्छा नासिर साहब, आप खुद राइटर हैं, क्लासिकल स्टेज के मुकाबले में आज के बगैर स्क्रिप्ट जुगतों पर मुश्तमिल स्टेज थिएटर की कोई तौजीह पेश कर सकेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और इसका जवाब जो है तमाम थिएटर वालों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म हो, स्टेज हो, थिएटर हो, कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि उसमें जो कंटेंट है ना वो चलता है, वो अहमियत रखता है। बिल्कुल। जब हम सहारा लेके मिसाल के तौर पर अगर ड्रामा बनाते हैं तो उसको ग्लैमराइज कर देते हैं, तो सोचते हैं कि पब्लिक को पसंद आएगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि थिएटर एक मखसूस अहमियत रखता है और ये लाइव लोगों को रिलीफ भी देता है, एंटरटेनमेंट भी देता है। इसमें पब्लिक के मजाज को सामने रख के बेहतरीन स्क्रिप्ट जो है
वो लाना ज़रूरी है। बिल्कुल, स्टेज एक बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी किरदार या अदाकार को बनाने में। नासिर अदीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नासिर, जन्म जन्म की मैली चादर में काम करने वाले स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार सरदार कमाल ड्रामे के हवाले से क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। वो मेरे करियर का प्ले है और वो एशिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला खेल है। उसके लिखने वाले हमारे पाकिस्तान के 10 राइटर थे। वो राइटर जो टेलीविज़न के थे और फिल्म के थे, और उसकी 4 महीने रेसल हुई थी और फिर जाके वो सालों साल चला। और उसके डायरेक्टर सईद अफजाल अहमद साहब थे। मैं चाहता हूँ कि ये अगर काम ज़िंदा रखना है तो इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग फील्ड से बाहर बैठ के तनकीद करते हैं, उन्हें दोबारा वापस आना है, क्योंकि इस फील्ड को उस्ताद की ज़रूरत है। पेट की खातर एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी ये स्क्रिप्ट जो है वो ज़रूरी है और यही ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान में राइटर नाम की चीज़ जो है वो नहीं रही। अब जैसे 2020 क्रिकेट शुरू होगी, 10 ओवर की क्रिकेट शुरू होगी, इसी तरह ये थिएटर भी शुरू हो गया है। एक रिहर्सल या बैठ के सबको बता दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे और थिएटर शुरू हो जाता है, और वो थिएटर प्रॉफिट भी देते हैं। मैंने तो काफ़ी अरसे से थिएटर छोड़ा हुआ है, कुछ ये इसी तरह की कुछ वजह थी। मगर ये कि थिएटर हर जगह पे अच्छा और बुरा थिएटर होता है। जैसे पूरी दुनिया पे बच्चों का थिएटर अलग है, बड़ों का अलग है, और फैमिली का अलग है, वो भी थिएटर है। हमारे पाकिस्तान में एक ही थिएटर है और उस थिएटर पे लिखने वाले नहीं रहे। मैं आपके सवाल से ये कहना चाहूँगा कि वो बात जो फ़नकार अपनी फैमिली के अंदर बैठ के कर सकता है, वो कोशिश करेंगे कि थिएटर पे भी वही करें। मगर कोई चेक करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वही बात कि कोई उस्ताद होगा तो अपने स्टूडेंट से पूछेगा कि आपने ये क्या कहा। सरदार कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तो थिएटर क्लासिकल हो या कमर्शियल, बामकसद हो या समाजी मसाइल का आईनादार, हंसाए या रुलाए, तमस्खुर उड़ाए या मजाक बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब सस्ती जुगतबाजी और ठट्ठेबाजी से इक़दार और तहजीब पर हर्फ आए, आर्ट और कल्चर के बखिए उधेड़ दिए जाएं, फरसुदा निज़ाम पर चोट लगाने के बजाय कासालेसी की जाए, सियासी और समाजी मसाइल को दिखाने की बजाय छुपाया जाए, तो फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, थिएटर फ़नून लतीफ़ा का सबसे मौसर मीडियम, जो एक जानिब खेल ही खेल में अवामी मसाइल उठाता है, तो दूसरी तरफ इशारों, किनायों, इस्तारों और अलामतों के ज़रिए हुकूमती बेतदबीरियों की निशानदही भी करता है। एक बेहतर और बाशऊर पाकिस्तान के लिए बामकसद तफरीह से भरपूर और समाजी मसाइल की आवाज़ बनने वाला थिएटर लाजिम हो गया है, क्योंकि रिवायात और इक़दार से जुड़ी तफरीह सिर्फ तफरीह नहीं होती, ये तालीम भी देती है और शऊर भी। मायूसियों का कला कमा करके उम्मीदों के चिराग भी जलाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें।